नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में शिशुनाग वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मगध के उत्कर्ष में हर्यक डायनेस्टी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर्यक डायनेस्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। ओके, और शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड है 412 से 344 ईसा पूर्व 344 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक ये शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड है, शासन काल है। अब हम लोग आते हैं फाउंडर पर। शिशुनाग वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, शिशुनाग ही था, और यह 412 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है। ओके, हर्यक वंश का विनाश करके या हर्यक वंश को समाप्त करके, मगध पर हर्यक वंश को समाप्त करने वाला यह शिशुनाग ही था। और यह हर्यक वंश को समाप्त कर, क्योंकि वहां पर हर्यक डायनेस्टी में यह अमात्य के पद पर नियुक्त था। ओके, इसलिए कमजोर शासक का लाभ उठा करके इसने क्या किया कि हर्यक साम्राज्य के अंतिम राजा को हम लोगों ने देखा कि उनकी हत्या करके मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। ओके, तो पहला पॉइंट यही हम लोग देखे हैं कि इस वंश का संस्थापक था कौन? शिशुनाग ही था। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जब यह गद्दी पर बैठा तो फिर इसने क्या किया, राजधानी को वैशाली ट्रांसफर कर दिया, यानी स्थानांतरित किया। उस समय हर्यक वंश में उदयन जो है, राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, और पाटलिपुत्र नगर को उदयन द्वारा ही बसाया गया था, हम लोग देख चुके थे। तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ट्रांसफर किया, वैशाली ले गया। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने अवंती राज्य पर भी आक्रमण किया और उसे विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब इसने अवंती राज्य जो मध्य प्रदेश में पड़ता था वर्तमान में, और उज्जैनी उसकी राजधानी थी, अवंती दो भागों में बटा था, 16 महाजनपदों में हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए अवंती राज्य पर आक्रमण कर और उसे विजित कर लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, और इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा दिया। ओके, तो इस प्रकार शिशुनाग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने अपने साम्राज्य के अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। ओके, उसे सामरिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला जो शासक है कालाशोक। कालाशोक या काकवड़ के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने क्या किया कि जो कैपिटल थी, जो राजधानी वैशाली थी, उसे पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, यानी ट्रांसफर कर लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि शिशुनाग वंश का कौन सा राजा था जिसने वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में लाया, तो वह था कालाशोक। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बौद्ध धर्म की सेकंड काउंसिल यानी द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी के कालाशोक के ही समय में, जो शिशुनाग वंश का था, इसके समय में जो है बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध काउंसिल या संगीति का आयोजन किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह कालाशोक की हत्या राजधानी में ही कर दी गई, यानी इसकी हत्या किसी व्यक्ति के द्वारा राजधानी में ही कर दिया गया। हालांकि पुराणों के अनुसार जो है इसके शत्रु के द्वारा राजधानी में इसकी हत्या कर दी गई, और फिर आगे चल करके कालाशोक के पश्चात जो इस वंश का अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन गद्दी पर बैठा और यह अंतिम राजा था इस वंश का, नंदीवर्धन। इसके पश्चात मगध पर नंद वंश की स्थापना हुई। ओके, नंद वंश। ओके, शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश आता है
और नंद वंश का टाइम पीरियड 344 से 322 ईसा पूर्व है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस वंश का जो संस्थापक है महानंदी माना जाता है, महानंदी इस वंश का संस्थापक था, परंतु एक शूद्र दासी का जो पुत्र माना जाता है महापद्म नंद, महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंद वंश का संस्थापक महानंदी था, परंतु महापद्म जो एक शूद्र दासी का पुत्र था, इसने महानंदी की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो गद्दी पर अधिकार कर लिया तो मगध का राजा बन गया या शासक बन गया, रूलर बन गया। ओके, तो महापद्म नंद पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक शासन किया। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, महापद्म के बारे में विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलता है। अब महापद्म नंद जब राजा बना तो इसने वैदिक धर्म परंपरा को एडाप्ट किया, वैदिक धर्म परंपरा को एडाप्ट किया और वैदिक धर्म परंपरा पर आधारित जो टाइटल थी, उपाधि थी, उसको उसने धारण किया। और यह उपाधि थी जैसे एकराट, विराट, स्वराट और एक छत्र आदि की उपाधि यह धारण किया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराणों में इसे परशुराम का अवतार कहा गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे परशुराम का अवतार बताया गया है। और क्या कहा गया है, सर्व छत्रांतक, इसे सर्व छत्रांतक भी बताया गया है। सर्व छत्रांतक से तात्पर्य है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ओके, तो इसे सर्व छत्रांतक बताया गया है और परशुराम का अवतार भी बताया गया है। और यह बात, इन बातों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, विजित कर लिया। और वहां पर जो एक जैन प्रतिमा थी, वहां पर ऋषभनाथ की प्रतिमा थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, तो उनकी प्रतिमा थी, उसे उठाकर अपनी राजधानी ले आया। राजधानी से तात्पर्य है पाटलिपुत्र। ओके, तो कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर जैन प्रतिमा को उठाकर अपनी राजधानी में लाकर उसे स्टेबल करवाया। ओके, अगला जो पॉइंट है इससे संबंधित, महापद्म नंद एक वीर योद्धा भी था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसने पांचाल, सूरसेन उत्तर प्रदेश के मथुरा के क्षेत्र को कहते थे, व्रज मंडल का क्षेत्र सूरसेन, कुरु से तात्पर्य है हस्तिनापुर, दिल्ली, हरियाणा का जो बेल्ट था, कुरु कहा के नाम से जाना जाता था। अस्मक दक्षिण भारत, गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। अस्मक जो 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का जो सबसे अंतिम, या सबसे कह लीजिए कि दक्षिण भारत का जो महाजनपद था उसे अस्मक कहते थे। तो अस्मक पर भी आक्रमण कर उसे विजित कर लिया। इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी मगध का सबसे अधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ। ओके, अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके दरबार में यानी कोर्ट में एक विद्वान रहते थे। विद्वान का नाम पाणिनि था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि जो है महापद्म नंद के दरबार में रहते थे और यह इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। ओके, तो और यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इस प्रकार जो पाणिनि थे वह संस्कृत के विद्वान थे। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। महापद्म नंद पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक शासन किए। इन्होंने वैदिक धर्म पर आधारित उपाधियों को एडाप्ट किया। इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है। सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। और इसने कलिंग पर आक्रमण किया। इसके बाद पांचाल, सूरसेन, कुरु और अस्मक क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार जो मगध का जो विस्तार था महापद्म नंद के समय में सबसे अधिक हुआ। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले शासक पर। महापद्म नंद के पश्चात घनानंद शासक हुआ, यानी गद्दी पर बैठा। ओके, यह घनानंद महापद्म नंद का पुत्र था
ओके सन था, और यह भी अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली शासक था, राजा था। ओके, यह एक विशाल सेना रखा था, और मगध को की शक्ति को इसने बनाए रखा, अपने साम्राज्य के विस्तारवादी नीति को भी कायम रखा, आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ रखा, यानी अपने साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ रखा। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। ओके, जनता के कल्याण का विशेष इसने ध्यान दिया। ओके, घनानंद। अब इसे यूनानी लेखक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनानी लेखक इसे अग्रमीज नाम से पुकारते थे या अग्रमीज कहते थे। ओके, यूनानी लेखकों के द्वारा इसे अग्रमीज कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनानंद के ही समय में यूनान का शक्तिशाली शासक यानी महान राजा सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिकंदर घनानंद का समकालीन था। ओके, और यह इसके समय में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से तात्पर्य है आपका यह क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से तात्पर्य है इधर का बेल्ट। ओके, भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, और इसने तक्षशिला, और इसने क्या किया कि तक्षशिला के राजा उस समय अंभी थे, ध्यान रखना, तक्षशिला के राजा अंभी नरेश पर आक्रमण किया। अंभी नरेश अधीनता स्वीकार कर लिए, सिकंदर के आगे नतमस्तक हो गए, घुटने टेक दिए या अधीनता स्वीकार कर दिए, यानी अपनी पराजय एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। इस प्रकार अंभी को पराजित किया। ओके, अधीन हो गए। इसके बाद आगे बढ़ा तो झेलम नदी के क्षेत्रों में पोरस राजा राज्य कर रहा था, या राजा पोरस का साम्राज्य था, और राजा पोरस के साम्राज्य पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर झुकने को, राजा पोरस झुकने को तैयार नहीं हुआ, सिकंदर के सामने संधि करने को तैयार नहीं हुआ। वीरता पूर्वक इसने युद्ध किया झेलम नदी के किनारे, जिसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस युद्ध में पोरस वीरता पूर्वक सिकंदर से युद्ध किया। अंत में अंततोगत्वा पोरस की पराजय हुई। जब इसे युद्ध भूमि में अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया और सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने अपना उत्तर दिया कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। ओके, सिकंदर पोरस के वीरता से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए इसे पोरस को माफ कर दिया और इसके साम्राज्य को भी वापस कर दिया। ओके, इस प्रकार घनानंद के ही समय में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर सिकंदर, यूनान का राजा सिकंदर ने आक्रमण किया, अंभी और राजा पोरस को पराजित किया, झेलम नदी तक के क्षेत्रों तक आया, लेकिन यहां से फिर वह वापस चला गया, क्योंकि उसके सैनिक आगे बढ़ने से अक्षमता व्यक्त किए, इसलिए बीमारी के कारण बहुत से सैनिक और घोड़ों की मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण सिकंदर पुनः अपने साम्राज्य यानी यूनान वापस लौट गया। आगे जाकर के बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो जाती है, बीमार पड़ता है और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने साम्राज्य भी नहीं पहुंच पाया। ओके, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनानंद का समकालीन सिकंदर था, और जब घनानंद यहाँ मगध पर, यानी मगध से पाटलिपुत्र तात्पर्य है, मगध पर शासन कर रहा था, इधर नंद वंश का शासन था, इधर पूर्व में नंद वंश का शासन था, तो पश्चिम के क्षेत्रों में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ओके, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि घनानंद के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य भी है और चाणक्य भी है, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। तो यह चाणक्य, आचार्य चाणक्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यह उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ओके, चाणक्य एक बार मगध गए थे और पाटलिपुत्र में जो घनानंद यज्ञ का आयोजन किए थे, और यह यज्ञशाला में मुख्य पुरोहित के आसन पर जाकर के चाणक्य बैठ गए, क्योंकि यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ओके, जाकर के बैठ गए
परंतु जब इस बात की सूचना घनानंद को उनके सैनिकों द्वारा दी गई कि एक व्यक्ति आकर के यज्ञशाला में मुख्य पुरोहित के आसन में बैठ गया है, तो घनानंद के आदेशानुसार चाणक्य का अपमान करते हुए उसे यज्ञशाला से धक्का देकर के बाहर कर दिया गया, अपमानित किया गया। ओके, उसी समय चाणक्य ने यह प्रण किया कि घनानंद के साम्राज्य को या घनानंद का हम समूल इरेडिकेट यानी पूरी तरह से उन्मूलन कर ही देंगे, यानी राज्य को समाप्त कर देंगे। और वह प्रण लेकर के वहां से चला और फिर रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापण में एक बहेलिये यानी जो शिकारी था उससे खरीदे और लेकर के तक्षशिला पहुंचे और वहां ले जाकर के इसे सैनिक शिक्षा दिए और वहां पर इन्हीं के चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक विशाल सेना को संगठित किया और फिर आगे चल करके 322 ईसा पूर्व के में चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के इस मगध पर आक्रमण कर दिया। ओके, मगध पर आक्रमण करवा दिया और इस आक्रमण में घनानंद बहुत वीरता से युद्ध किया, क्योंकि घनानंद की भी सेना बहुत ह्यूज थी, बहुत बड़ी सेना थी। ओके, लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक उसके पास थे। घनानंद के पास वीरता पूर्वक युद्ध किया, परंतु अंत में वह पराजित हुआ और पराजित हुआ घनानंद युद्ध में पराजित हुआ। इस प्रकार मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। ओके, पराजित हुआ और मारा गया और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। इस प्रकार नंद वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद था और घनानंद को पराजित करने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। आचार्य चाणक्य अथवा कौटिल्य की सहायता से इसने नंद वंश को मगध से समाप्त कर दिया और वह यहाँ पर नंद वंश के स्थान पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो यह था इम्पोर्टेंट बातें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना किया और घनानंद को पराजित कर दिया। ओके, तो यह मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने 3 डायनेस्टी को देखा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ओके, इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य पर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।